हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है WEJ के क्रैश कोर्स का। इस लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आराम से खत्म करने वाले हैं। एक एक कोना हम इस चैप्टर का देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो थर्मल एक्सपेंशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि बॉडी आखिर एक्सपेंड करता क्यों है। उसी के बाद हम उससे रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज देखेंगे और वही प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारे हीट कर रहे होंगे, एक्सपेंड कर रहा होगा, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में। बट आखिर एक बॉडी एक्सपेंड करता क्यों है, तो उसको समझाने के लिए मान लो तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। और केमिस्ट्री में तुमने पढ़ रखा होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको हम एक स्प्रिंग की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को मान लेता हूं कुछ r, ठीक। तो हमारे पास एक ग्राफ आता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r का। इधर हम r डिफाइन कर रहे हैं और इधर हमारा होगा एनर्जी। जो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का ग्राफ तुम्हारा आता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब जब मैंने इस बॉडी को बाहर से कुछ हीट किया, तब क्या इसका रैंडम मोशन चालू होगा, स्प्रिंग टाइप का मोशन चालू होगा। अब मानो इनिशियली इसका टेम्परेचर कुछ T1 था और किसी इंस्टेंट पे हीटिंग के टाइम पे इसका टेम्परेचर T2 गया। अब मैं अगर इस ग्राफ में T1 टेम्परेचर को प्लॉट करना चाहूं, तो मान लो ये कुछ हमारा T1 टेम्परेचर है। इसमें दो पोजीशन हमारा ग्राफ में पॉसिबल है। एक ये तुम्हारा मिनिमम है आर मिन, और ये तुम्हारा एक मैक्सिमम है आर मैक्स। ऑलराइट। और अगर तुम लोग के दिमाग में अगर एक सवाल आ रहा है तो बहुत सही ट्रैक पे हो तुम, कि भैया आपने बोला कि बॉडी एक्सपेंड कर रहा है, फिर वो कंप्रेस हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका एवरेज जो पॉइंट है आर एवरेज वो सेम रहे, तब तो बॉडी का एक्सपेंशन होगा ही नहीं। पर वो सेम रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये जो ग्राफ है तुम्हारा ये सिमेट्रिकल नहीं है। तुम किसी भी और टेम्परेचर T में अगर जाके देखो, मान लो एक तुम्हारा टेम्परेचर है यहाँ पे T, कोई भी एक टेम्परेचर, जैसे मैंने यहाँ पे T2 लिया है, एक टेम्परेचर T हीट करते करते टेम्परेचर इंक्रीज होते होते T पे पहुंचा, ठीक है। इसको T2 ही ले लो चलो। तो T2 में अगर तुम इसका पोजीशन देखो, ये तुम्हारा R min है, ये तुम्हारा R min है, और ये तुम्हारा R max है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जब T1 था तो एवरेज कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा इनका, ये हमारा R एवरेज होगा। पर जब T2 में गया तब एवरेज कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो क्या एवरेज शिफ्ट कर गया? इसीलिए हमारा बॉडी में जो है एक्सपांशन होता है। तो अगर एक सेंटेंस में तुम्हें बताऊं कि बॉडी अगर एक्सपैंड करता क्यों है, तो वो एक्सपैंड इसलिए करता है क्योंकि एनर्जी वर्सेस आर का जो कर्व आता है वो अनसिमेट्रिकल होता है और आर एवरेज हर टाइम बदलते रहता है, इसीलिए जो बॉडी है वो एक्सपैंड कर जाता है। तो अब हमारे पास एक रॉड था, ठीक है, जिस रॉड का लेंथ कुछ L1 था और टेम्परेचर कुछ T1 था। उसको हमने किया हीट करने के बाद उसका लेंथ बढ़ के हो गया L2 और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T2। तो चेंज इन जो लेंथ आता है DL, वो प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे चेंज इन टेम्परेचर के, दैट इज DT, और ये प्रोपोर्शनल टू होता है तुम्हारे इनिशियल लेंथ के, दैट इज L1। DL इज प्रोपोर्शनल टू L1। तो इनको मर्ज करके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है, जो तुम्हें अच्छे से याद रखना है, वो है अल्फा इक्वल्स टू 1/L इनटू DL/dt। ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसी से हमारा डिराइव होता है वो वाला फॉर्मूला, दैट इज L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बट एक चीज ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये दो एजम्पशन के साथ यहां से आता है। पहला कि तुम्हारा अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस रॉड, और दूसरा ये जो हमारा अल्फा डेल्टा टी है, ये जो क्वांटिटी है अल्फा डेल्टा टी, ये वेरी 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 लेस देन 1 है। ये तो तुम्हारे एजम्पशंस लगाने के बाद ही यहां से तुम यहां पहुंच पाओगे, इस इक्वेशन से तुम इस इक्वेशन में पहुंच पाओगे। अगर कहीं भी ये एजम्पशंस तुम्हारे ट्रू नहीं हुए तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड तुम्हारे पास है जिसका लेंथ है इनिशियली L1 और टेम्परेचर कुछ T1 है, ठीक है, पर उसका जो अल्फा है वो वेरी कर रहा है 2x इंटू 10⁻⁻2 के फॉर्म में, या फिर कुछ भी तुम x के टर्म में एक फंक्शन में अल्फा वेरी कर रहा है। x क्या है, ये मैं अगर सेंटर मानू 0,0, तो यहां से डिस्टेंस तुम्हारा है x। अब क्या तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा तुम्हारा वेरी कर रहा है। बट क्या तुम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। हम क्या करेंगे, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx पार्ट ले लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करके आराम से निकाल लेंगे, सॉल्व हो गया।
कर देता हूँ फिर से मैं, जैसे तुम अल्फा इक्वल्स टू होता है तुम्हारा 1/l इंटू dl/dt। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2x, 1/l की जगह मैं कितना लिखूंगा x, क्योंकि मैंने x डिस्टेंस पे माना है, इंटू dx/dt। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा सजाऊं, थोड़ा सा अगर सजाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, dt इक्वल्स टू 1/2x² dx। अब मैं इसको सिंपली अगर इंटीग्रेशन कर दूं, क्या मेरा आंसर नहीं निकलेगा? किस लिमिट में इंटीग्रेशन करूंगा? t1 टू t2। जब t1 टेम्परेचर था तब लेंथ l1 था, और जब t2 था तो मुझे निकालना है कितना लेंथ हुआ, तो l2। क्या मेरा यहां से l2 आ जाएगा? पर क्या तुम इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूला की मदद से कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में फंस सकते हो, इसीलिए इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस में जाने से पहले एक कंसेप्ट तुम्हारा मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे पास एक रिंग है और वहां से एक आर्क, रेडियल आर्क मैंने काट के निकाल दिया, और उसके बाद ये वाला शेप तुम्हारे पास बचा और उसको मैंने हीट किया। तो तुम्हें बताना है ये जो तुम्हारा लेंथ है, ये जो तुम्हारा रेडियल लेंथ है, इसको तुम मान लो कुछ s मान लो, s इंक्रीज होगा, s डिक्रीज होगा, या फिर s जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। लिख दिया? चलो, राइट आंसर है s जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर तुमने लिखा इन दोनों में से कुछ तो तुम गलत हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, थर्मल एक्सपेंशन के टाइम पे ऑल डायमेंशंस विल इंक्रीज। तुम इस क्वेश्चन में अगर देखो, यहाँ पे तुम्हें पूछा है ये जो तुम्हारा स्क्वायर प्लेट है, यहाँ से मैंने ये सर्कुलर पोर्शन निकाल लिया है और बहुत सारे डायमेंशंस दिए हैं। अब तुमसे मल्टीपल चॉइस में अगर पूछ दिया कि बताओ a इंक्रीज होगा, b डिक्रीज होगा, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें दे दिए, तो यहाँ पे आंसर है a, b, g, e, f और जितने भी हैं d, ये सारे तुम्हारे इंक्रीज होंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, थर्मल एक्सपेंशन के टाइम पे ऑल डायमेंशन विल इंक्रीज। और यहाँ पे मैं लगे हाथों तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि अल्फा इक्वल्स टू होता है β/2 इक्वल्स टू γ/3। ये याद रख लेना, काम में आता है, तुम्हें याद है, मुझे पता है, मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा आता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैं कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहता। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में हमारा पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तुम्हें बोल देगा कि दो रॉड को ऐसे अटैच कर दिया है, इसका लीनियर कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। उसके बाद तुम्हें पूछेगा अल्फा इक्विवेलेंट कितना है। पहले इस अल्फा इक्विवेलेंट टर्म का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि मानो तुम्हारे पास एक रॉड ऐसा है जिसका लेंथ है इन दोनों के सम का बराबर, मतलब L1 प्लस L2। अब मैं अगर इस रॉड को हीट करता हूं T1 से लेके T2 तक, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता हूं T1 से लेके T2 तक, और इसका भी टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक मैं इंक्रीज करता हूं, तो इसका अल्फा ऐसा होना चाहिए ताकि इसका भी फाइनल लेंथ जो है इसके बराबर हो। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो वही होगा तुम्हारा अल्फा इक्विवेलेंट। अब हम अल्फा इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? बहुत ही आसान प्रोसेस है अल्फा इक्विवेलेंट निकालने का, तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, फाइनल लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन का फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका फाइनल लेंथ प्लस इसका फाइनल लेंथ। तो करते हैं L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इसका फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका मैंने लेंथ कितना लिया है L1 प्लस L2, ये हमारा लेंथ है, इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हम सेम टेम्परेचर ही इंक्रीज कर रहे हैं। क्या यहां से हम अल्फा इक्विवेलेंट निकाल लेंगे? अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा अल्फा इक्विवेलेंट आएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। इसको बहुत सारे लोग याद रख लेते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, आराम से तुम डिराइव इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों स्ट्रिप को ऐसे तुम्हारे पैरेलल में चिपका दिए हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। उसके पहले तुम्हें दिया है टोटल लेंथ इसका L है, दोनों का सेम लेंथ है, और दोनों का विड्थ D है मिला के, और दोनों का विड्थ भी सेम है, तो एक का विड्थ कितना हो जाएगा D/2, और ऊपर वाले का लीनियर कोफिशिएंट है अल्फा 1, नीचे वाले का है अल्फा 2, और अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से। अब मैंने जब इसको हीट किया तो ये कैसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि मेरा जैसे ऊपर वाले का लीनियर कोफिशिएंट ज्यादा है तो वो ज्यादा बेंड होगा, नीचे वाला कम होगा, तो ऐसा एक शेप ले लेगा। अब मुझसे क्या पूछा है, ये जो आर्क इसने फॉर्म किया इसका रेडियस का वैल्यू मुझसे पूछा है, तो कोशिश करो जितना आंसर आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। वैसे तुम लिख नहीं पाओगे, बहुत बड़ा आंसर आता है इसका, तो चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा r है, और ये डिस्टेंस हमारा है D/2, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया r प्लस D/2।
और यहां से लेके हमारा यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस डी बाई टू। इतनी सी बात समझ में आती है। ओके, अब हमें क्या देखना है, ऊपर वाले का कितना फाइनल लेंथ है, नीचे वाले का क्या फाइनल लेंथ है, ये हम क्या देख सकते हैं। और उसको r के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, किसकी मदद से, थीटा की मदद से। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा आर्क बना उसका एंगल कितना है, थीटा। तो ऊपर वाले का फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, वो होगा L इंटू 1 प्लस अल्फा 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अल्फा 1 है, अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। अब क्या मैं इसको इसका रेडियस इंटू थीटा लिख सकता हूं। तो इसका रेडियस हमारा कितना है बाहर वाले का, इसका रेडियस है r प्लस डी बाई टू इंटू थीटा। और अंदर वाले स्ट्रिप का फाइनल लेंथ कितना होगा, L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। और इसका रेडियस हमारा कितना है, r माइनस डी बाई टू। तो r माइनस डी बाई टू इंटू थीटा। अब क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आराम से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कंसेप्ट से, तो इसको अच्छी तरीके से समझना। तो हमारे पास पहले क्या थी, एक रॉड थी जिसका लेंथ कुछ L1 था, टेम्परेचर T1 था, कोफिशिएंट अल्फा था, जिसको हम बाहर से हीट कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और लेंथ बढ़ के L2 हो रहा था, जो हमने निकाल लिया। बट अब हमने की थोड़ी सी बदमाशी। हमने क्या किया, इस रॉड के दोनों साइड को कर दिया क्लैंप। हमने क्या किया, दोनों साइड्स को क्लैंप कर दिया। मतलब ये मान लो रॉड है तो इसके दोनों साइड को हमने क्लैंप कर दी, जिसकी वजह से क्या ये एक्सपैंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर फिर भी हम इसको बाहर से हीट दिए जा रहे हैं। इसका इनिशियल लेंथ मान लो तुम कुछ L1 है और कोफिशिएंट इसका अल्फा है और टेम्परेचर इसका है T1, और हम इसको बाहर से हीट दिए जा रहे हैं। हीट देने की वजह से क्या टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगा। बट क्या ये एक्सपैंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो क्लैंप कर दिया। बट ये बोलेगा कि मुझे तो एक्सपैंड होना है, पर हो नहीं पाएगा। क्या इसकी वजह से इस बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होगा, सोच के देख, होगा। अब उस स्ट्रेस को डेवलप होने के लिए क्या ये दीवार मदद कर रही है, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। और ये जब एक्सपैंड होना चाहिएगा तो इसको रिवर्स ऑर्डर में एक फोर्स भी तो चाहिए, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, दीवार प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और वही फोर्स हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सोच के देख। क्या स्ट्रेस निकालने के लिए पहले हमें स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, और क्या स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देख। इसका लेंथ L1 था इनिशियली, अगर ये दीवार मान ले नहीं है दीवार, तो ये आराम से इंक्रीज हो जाता है इसका लेंथ, ठीक है। और कितना बन जाता, L2, जो बनना था बन जाता, और ये लेंथ हो जाता हमारा डेल्टा एल। इंक्रीमेंट है, लेंथ का इंक्रीमेंट है डेल्टा एल। पर इस दीवार की वजह से ये लेंथ हमारा इंक्रीज हो नहीं पाया। तो क्या तुम बता सकते हो इसकी वजह से हमारा स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। तो स्ट्रेन हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। अब बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया ये तो चेंज इन लेंथ होता है, पर यहाँ पे तो हमारा रॉड में तो कोई चेंज इन लेंथ आया ही नहीं, इसका लेंथ तो पहले भी L1 था, अभी भी L1 है। अरे गधे, ये सोच के अगर ये दीवार नहीं होता तो इसका नेचुरल लेंथ कितना होता, L2। पर अभी क्या इसका लेंथ L2 है, नहीं है ना, L1 है। तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं जा पाया, तो इसका क्या चेंज इन लेंथ आया, जरूर आया ना, क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ पे अभी है नहीं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेल्टा एल लिख रहे हैं और नीचे हमें लिखना पड़ेगा L1। क्या हमें स्ट्रेन मिल गया। अब क्या हमें स्ट्रेन अगर मिल गया तो क्या हम इसकी मदद से आराम से स्ट्रेस निकाल लेंगे। अगर मैं तुम्हें इसका यंग्स मॉड्यूलस y दे दूं, इसके मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस मैंने y दे दिया तुम्हें, तो इसकी मदद से अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहे तो क्या हम निकाल पाएंगे। और एक चीज यहाँ पे चाहिए होगी, इस जगह का जो तुम्हारा एरिया है उसको तुम सरफेस एरिया को a मान लो, तो इसकी वजह से स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F बाई ए। अगर तुम्हारा रॉड इधर F फोर्स लगा रहा है तो स्ट्रेस इक्वल्स टू F बाई ए ही होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाई एल। खत्म है क्वेश्चन। यहाँ से तुम आराम से अपना फोर्स निकाल सकते हो। और डेल्टा एल को तुम किससे रिप्लेस कर दोगे आराम से, L1 अल्फा इंटू डेल्टा टी, इससे रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे मुझे L1 लिखना पड़ेगा, जो भी है वो तुम देख लेना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना यार, मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। तो क्या तुम फोर्स निकाल पाओगे आराम से, इजी कंसेप्ट है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में, रिपीट करके देखना, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत से लोग इसमें फंस सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, उसी कंसेप्ट बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि दो रॉड को हमने सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर रखा है और इन दोनों पोर्शन को क्लैंप कर दिया, बाहर का जो पोर्शन है उसको क्लैंप कर दिया। फिर इसकी सारी चीजें तुम्हें दे रखी है, लेंथ इसका L1 है, इसका L2 है, कोफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 और यंग्स मॉड्यूलस y1 एंड y2।
फिर क्या किया, इसका टेम्परेचर मानो इनिशियल अगर T1 था तो उसको हीट करना चालू किया, फाइनली T2 टेम्परेचर पे पहुंचा दिया। तो इस प्रोसेस में ये जो जंक्शन पॉइंट है ये तुम्हारा है जंक्शन पॉइंट, ये व्हाइट वाला पोर्शन है जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट में कितना शिफ्ट आया ये तुम्हें निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ट्राई कर लिया, ओके अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो तो मैं मान लेता हूं, पहले मुझे नहीं पता कितना शिफ्ट किया, ठीक है, और जब हमें नहीं पता होता है हम क्या करते हैं, मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं मानने में। तो हमने माना कि ये जंक्शन पॉइंट x डिस्टेंस से शिफ्ट किया, और जैसे हमने माना, क्या हम इन दो रॉड्स के लिए भी पहले वाले की तरह स्ट्रेस के बीच का रिलेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो आओ लिखते हैं। उसके पहले एक चीज और समझ लो कि ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो क्या ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसको मैं सेकेंड रॉड बोलता हूँ, इसको फर्स्ट रॉड बोलता हूँ। क्या सेकेंड रॉड फर्स्ट रॉड के ऊपर अगर F फोर्स लगाया तो क्या फर्स्ट रॉड भी सेकंड रॉड के ऊपर F ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगर मैं फर्स्ट रॉड के लिए रिलेशन लिखूं और मैं इसका सरफेस एरिया A मान लूं तो स्ट्रेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F/A इक्वल्स टू क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस Y इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर लिख लिया तो खेल खत्म है। स्ट्रेन कितना होगा ये थोड़ा सा सोचो। ओके तो देखो पहले हमने स्ट्रेन क्या लिखा, जितना वो रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाया, क्या मैंने उसको डेल्टा L लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या निकलना है सिंपली कि कितना ये रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाया। मानो अगर ये सेकंड वाला रॉड नहीं होता, कोई क्लैम्प नहीं होता, तो ये रॉड 1 कितना लेंथ तक एक्सपेंड कर पाता, L1 इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। बट अब ये रॉड है तो कितना एक्सपेंड कर पाया, x एक्सपेंड कर पाया, तो कितना एक्सपेंड नहीं कर पाया, सही समझ रहे हो, L1 इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या होता है, इसका इनिशियल लेंथ दैट इज L1। तो क्या हमें पहले वाले रॉड के लिए इक्वेशन मिल गया, उसी तरह से हम दूसरे वाले रॉड के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके लिए भी फोर्स तो सेम ही लग रहा है, F डिवाइड बाय इसका सरफेस एरिया भी सेम है, A इक्वल्स टू क्या आता है, यंग्स मॉड्यूलस इनटू। अब ये सोचो कि ये दूसरा वाला रॉड कितना लेंथ एक्सपेंड नहीं कर पाया। अब एक चीज सोच के देखो, ये जो L2 वाला रॉड है इसको अपना लेंथ इंक्रीज करना था, कितने से इंक्रीज करना था, L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी से इंक्रीज करना था। इंक्रीज तो ये हो ही नहीं पाया, ऊपर से x कंप्रेस अलग से हो गया। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, अपने लेंथ से जो एक्चुअल लेंथ इसका होना चाहिए उस लेंथ से ये कितना लेंथ पीछे है, दोनों का सम करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी प्लस एक्स। T2 टेम्परेचर पे इसका नेचुरल लेंथ जितना होना चाहिए उससे ये टोटल इतना लेंथ पीछे है, वही होगा हमारा चेंज इन लेंथ। और इसके बाद तो आराम से तुम सॉल्व कर ही लोगे। डिवाइड बाय क्या होता है, इसका लेंथ इनिशियल लेंथ L2। अब इन दोनों को तुम इक्वेट कर लेना और आराम से जो तुम्हारा x है वो निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर से अगर तुमसे नहीं बना तो घर में एक और बार सॉल्यूशन देखने के बाद ट्राई करना, समझ में तुम्हें जरूर से आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसको जरूर से घर में ट्राई करना। अगर नेक्स्ट क्लास में बोलोगे तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा। इसमें तुम्हें क्या बोला है, 3 स्ट्रिप्स ऐसे लगा के दिए हैं पैरेलल में, ठीक है। ऊपर का और नीचे का जो है कोफिशिएंट सेम है अल्फा 1, और बीच का कोफिशिएंट डिफरेंट है अल्फा 2। अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से, इसको ध्यान में रखना। और ये बेंड नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बाइनरी स्ट्रिप की तरह ये बेंड हो गया, ऐसा ही नहीं हो सकता, बेंड नहीं हो सकता, सारे वेल वेल्डेड हैं, तो जो एक्सपेंशन होगा वो लीनियर एक्सपेंशन ही होगा। तो तुम्हें स्ट्रेस यहाँ पे निकालना है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना जरूर से। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा पेंडुलम का है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो मानो हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है जिसका लेंथ है L0। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तुम सबको पता है 2 पाई इंटू अंडर रूट L0/g। ऑलराइट, अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसके लेंथ को हीट किया ताकि इसका लेंथ इंक्रीज हो जाए कुछ अमाउंट से। अब उसके लिए हमें जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो जब हमने इसको हीट किया, क्या हम इसका फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फाइनल लेंथ मानता हूं मैं L2 है, L2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैंने इसको डेल्टा टी से इंक्रीज किया टेम्परेचर को, और इसका कोफिशिएंट तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही रहेगा अल्फा, तो इसको सिंपली पुट कर देते हैं। ये मान लो इनिशियली हमारा T1 था टाइम पीरियड, अब वो बदल के हो गया T2। T2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट L की जगह क्या लिखेंगे, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई जी, क्योंकि हमारा अभी तो ये नया लेंथ हो गया है, तो इसलिए हम L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसको पुट कर देंगे। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई।
और अगर तुम्हारे पास आंखें अभी ठीक से काम कर रही हैं तो क्या मैं इस चीज को T1 लिख सकता हूं T1। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी शुरू में ही कि अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है 1 से, तो इसके लिए हम बायनोमियल में जो हम एजम्पशन लगाते हैं वो हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। ये किसका वैल्यू आ गया T2 का, बस आ गया हमारा रिलेशन। अगर इसी को तुम थोड़ा सा सजा लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो चीज मैंने लिखी है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पर सेकेंड कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है। सोच के देख, क्या ये है पर सेकेंड कितना टाइम पेंडुलम का इंक्रीज हो रहा है। अगर तुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि बोल एक दिन में कितना टाइम चेंज हुआ, तो आराम से बोल सकता है ये हमारा पर सेकंड में होता है, इनटू एक दिन को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, उनको मल्टीप्लाई कर लेना, खत्म है यार। सो इस चैप्टर का हम लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन डेंसिटी। इसका फॉर्मूला तुम सब लोगों को पता होगा, फालतू में ड्राइव करके मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, एक क्वेश्चन को तुम इसको आराम से समझेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो आता है वो है तुम्हारा ρ2 इक्वल्स टू ρ1 इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। गामा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कंटेनर दिया है, उस पे कुछ लिक्विड है और उस पे एक ब्लॉक जो है तैर रहा है। बाकी सब कुछ चीजें हमें दे दी हैं, वाटर का डेंसिटी या फिर लिक्विड का डेंसिटी, गामा सब कुछ हमें दिया है, ब्लॉक का हमें डेंसिटी दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है, और ये एक स्क्वायर टाइप का ब्लॉक है, चारों साइडेड्स इसके ए हैं और a/2 पोर्शन इसका नीचे जो है वो तैर रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि हम इसको हीट कर रहे हैं T1 से लेके T2 तक, T2 हमारा इक्वल्स टू 2T1 और इसका जो गामा का वैल्यू है वो 2 अल्फा के बराबर है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द वाटर आफ्टर हीटिंग। मतलब बिफोर हीटिंग तो हमें दे दिया है, आफ्टर हीटिंग हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो केस 1 हम पहले लेते हैं जब हमने हीट किया नहीं, इनिशियली हम लेते हैं इस बॉडी का। अगर हम एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, मैं इसका मास कुछ मान लेता हूं कि m है, तो नीचे की तरफ mg का फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तुम्हारा बॉइंट फोर्स, और कोई फोर्स तो इसमें है नहीं। बॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, रो vg, रो क्या होता है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड, और g तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, रो vg का रो क्या है, रो w इंटू v क्या है, हाफ पोर्शन ही इमर्स्ड है तुम्हारा वाटर या फिर लिक्विड के अंदर, तो v/2 इंटू g। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू रो w इंटू v/2 इंटू g। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब मैं केस 2 जो है वो इधर लिखता हूँ। केस 2 में कब लिख रहा हूँ, जब मैंने इसको हीट करके टेम्परेचर इसका इंक्रीज करवा दिया है। अब क्या कंडीशन है कि कंटेनर में मेरा पानी तो है, ठीक है, और जो मेरा ब्लॉक इमर्स्ड है मैं मानता हूं वो x अमाउंट इमर्स्ड है, उसका जितना हाइट इमर्स है उस हाइट को मैं x मानता हूं। ठीक, पर एक चीज सोच के देख कि जितना हमारा मास ब्लॉक का पहले था उतना ही मास क्या इस बार भी रहेगा, मास तो कहीं नहीं जा रहा, मास तो चेंज नहीं हो रहा। तो मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊं तो नीचे वाला फोर्स क्या अभी भी mg ही रहेगा, वेट के बराबर होता है और मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका नीचे वाला फोर्स अभी भी mg है। हाँ, ऊपर वाला फोर्स जो है वो चेंज कर जाएगा क्योंकि बॉइंट फोर्स चेंज कर गया। बॉइंट फोर्स कितना होता है, रो vg। रो वाटर का क्या चेंज करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज करता है, मैंने देखा ना अभी तक डेंसिटी चेंज करता है, तो इसका चेंज इन डेंसिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं रो कितना होगा, रो वाटर इनिशियली जितना था इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये क्या आ गया हमारा न्यू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड। तो कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, क्या मैं वॉल्यूम को बेस एरिया इनटू हाइट लिख दूं, हाइट मैंने मान लिया है x, और बेस एरिया अगर मैं निकाल पाऊं तो मेरा काम खत्म हो गया। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि ये एक स्क्वायर टाइप का चीज है, तो बेस का एरिया कितना है a स्क्वायर इसका इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। क्या इतना हो जाएगा इसका बेस, चेंज इन बेस, टोटल अभी बेस इसका इतना बड़ा है, और मैंने इसको बीटा की जगह डायरेक्टली 2 अल्फा पुट कर दिया क्योंकि बीटा का वैल्यू मेरे पास नहीं है, इनटू इसका हाइट जो है x। तो क्या है मेरा टोटल वॉल्यूम आ गया, इनटू मैं कर दूंगा g। तो ये है मेरा टोटल अभी न्यू बॉइंट फोर्स। अब क्या मैं इसको इक्वल्स टू कर सकता हूं mg के, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स तो नीचे वाले फोर्स के साथ बराबर है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो यहीं से मेरा इक्वेशन 2 भी आ गया।
ऑलराइट, अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करके ये भी mg है ये भी mg है इक्वेट कर दूंगा, आराम से x जो है यहां से निकाल दूंगा। सो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन हो गया है खत्म। सारे कंसेप्ट को मैंने तुम्हें करवा दिया है, कोई भी कॉर्नर मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसको तुम अगर अच्छे से देख के जाते हो तो गारंटेड है थर्मल एक्सपेंशन से अगर क्वेश्चन आया उसको तुम उड़ा दोगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन के। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।